हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी मानिधि एंड आपको पता ही है कि हम लोग एयर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर। तो अब हम बात करने वाले हैं एयर प्रेशर की। ठीक है, तो अब आगे हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एयर प्रेशर क्या है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी बेटा कि जो एयर है जो मूव हो रही है वो हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन हम उसे कभी फील नहीं करते बिकॉज हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर लगाती है। ओके, कि एयर जो ब्लो हो रही है वो हमारे ऊपर प्रेशर तो लगाती है, लेकिन हम भी, हमारी बॉडी भी जो है उसके ऊपर काउंटर प्रेशर लगाती है, तो इसलिए हमें फील नहीं होता। ओके, अब देखिए एयर जो है, जैसे ही हम, आपने अभी डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा ना कि 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, कि वो जो प्रेशर है वो क्या है, फॉल्स रैपिडली, कि कम गिरता जाता है। और एयर प्रेशर जो है, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद द हाइट, कि जो एयर प्रेशर रहेगा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सी लेवल पे होगा। जैसे ही हम हाइट के ऊपर जाते जाएंगे ये जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, इसे ध्यान से समझिए क्या, कि देखिए इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, द एयर गेट्स हीटेड, एयर जो है गर्म होती है, राइजेस और ऊपर उठती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और इससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, और जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पे स्काई जो है क्लाउडी होगा और वेदर वेट होगा। और जहाँ पे इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, एयर ठंडी होगी और इट इज़ देयर फॉर हैवी, और वो हैवी हो जाएगी। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, वो सिंक होगी और एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करेगी। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, और जो हाई प्रेशर है उससे क्या होगा, एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ पे क्लियर और सनी स्काइज होगा। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, और एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। अब देखिए, आपने एयर प्रेशर जो रीड किया, इसमें आप ये चीज़ें समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो कि जो एयर प्रेशर है, ठीक है, एयर हमारी बॉडी पे प्रेशर लगाती है, लेकिन हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर लगाती है, तो हमें वो फील नहीं होता। देन जो एयर है, अब यहाँ पे जैसे ही एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है, और जहाँ पे जो एरिया जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर जो है गर्म होती है, ऊपर उठती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, और क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर होगा वहाँ पे। और जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा, एयर जो है ठंडी होगी, हैवी होगी, सिंक होगी, और हाई प्रेशर एरिया वो क्रिएट करती है, और जहाँ पे क्लियर एंड सनी स्काइज होगा। ठीक है, तो ये एयर प्रेशर था। अब हम इसके बात करते हैं विंड की। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड, कि जो मूवमेंट है एयर की हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया में, उसे हम विंड बोलते हैं। अच्छा, आपने देखा है कि विंड जो है अपने साथ ड्राई लीव्स को ब्लो करती है, और कई बार ट्रीज़ की अप्रूट्स भी जो है उखड़ जाती है ड्यूरिंग स्टॉर्म। मतलब अगर विंड स्लोली मूव होगी तो हम देखेंगे ड्राई लीव्स भी वो ब्लो कर रही है और अपने साथ स्मोक और फाइन डस्ट पार्टिकल्स को भी लेके जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हेवी होगी तो वो क्या है, ट्रीज़ की जो रूट्स है उसको भी उखाड़ सकती है। जो हम अम्ब्रेला जो अपने साथ कैरी करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको होल्ड करना। ओके, स्लोली मूवमेंट ऑफ द विंड वो ड्राई लीव्स को ब्लो करेगी, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो स्टॉर्म भी ला सकती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि विंड के टाइप्स क्या हैं। अब विंड के टाइप्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि ये मेजर प्रेशर बेल्ट्स का डायग्राम आपको दिया गया है, जिसमें 7 जो मेजर प्रेशर बेल्ट्स वो दी गई हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रेशर बेल्ट को समझने की कोशिश करिए। जैसे ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। यहाँ पे आपने अभी तक ये आपको खुद से भी समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मेनली आप 7 मेजर बेल्ट्स को समझिए, इनकी डिग्रीज को समझिए, और आपने ये भी देखा है जो टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन है और फ्रिजिड जोन है, इनके हिसाब से भी आप इन प्रेशर बेल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि मेजर प्रेशर बेल्ट्स वो कितनी हैं और किस डिग्रीज पे हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। ओके, और ये डायग्राम भी आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। अब हम विंड के टाइप समझते हैं। देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स क्या है, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट विंड्स। और ये क्या है, परमानेंट क्या होती है कि किसी
पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरा ईयर, थ्रू आउट द ईयर ये ब्लो होती है कि ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे ईयर जो ब्लो होगी वो परमानेंट विंड्स है। सीजनल विंड्स क्या होती है? दीज विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, कि ये विंड जो हैं डिफरेंट सीजन्स में अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इंडिया में मॉनसून का, ठीक है, कि सीजन टू सीजन चेंज हो जाता है, सीजनल विंड्स है। लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, कि फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, और साथ में इसका एग्जाम्पल है हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। लोकल विंड्स क्या होगा? दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, कि डे के किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही या ईयर के किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही स्मॉल एरिया में वो ब्लो होंगी, ठीक है, वो चलेंगी। इसका एग्जाम्पल है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और जो इंडिया में जो आप राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है वहाँ जो चलने वाली लू को भी इसमें काउंट कर सकते हैं, वो लोकल विंड है, परमानेंट या सीजनल विंड नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। अब देखिए यहाँ पे साइक्लोन के बारे में बताया गया, आपको पता ही है साइक्लोन जो है इससे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है, ओके। और ये जो साइक्लोन आया है ये कहाँ है? ओडिशा में आया था, और ये आपके लिए एक फैक्ट भी रहेगा, आप सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे, ओके, और समझेंगे कि इस साइक्लोन के आने की वजह से ओडिशा में ब्रॉड लेवल पे, कितने लेवल पे ये जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था, ओके। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर की। देखिए मॉइस्चर क्या है? व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर, कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडीज से ये वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, और जो एयर में मॉइस्चर जो रहता है किसी भी टाइम पीरियड में उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। When the air is full of water vapor we call it a humid day, और जब जो है कि एयर जो फुल ऑफ वाटर वेपर होती है उसे हम ह्यूमिड डे बोलते हैं। तो आप ये देखिए जब ह्यूमिड होगा ना तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें काफ़ी इरिटेशन भी होती है, काफ़ी इरिटेटिंग लगता है। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, जितनी एयर गर्म होगी इसकी कैपेसिटी होगी कि वो वाटर वेपर जो है होल्ड कर सकती है, एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लोथ्स जो है बहुत टाइम लेते हैं सूखने में, और स्वेट जो हमारी बॉडी का है वो भी इजीली इवेपोरेट नहीं होता, मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल, और जिससे हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। When the water vaporizes, it starts cooling. जैसे ही ये जो वाटर वेपर है बढ़ता जाता है, ऊपर उठता है, तो ये कूल होना स्टार्ट हो जाता है। The water vapor condense, वाटर वेपर जो है कंडेंस होता है, causing formation of droplets of water, वाटर की ड्रॉपलेट्स बनती है। क्लाउड्स जो है इन्हीं ड्रॉपलेट से बनते हैं, और व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो प्रेसिपिटेशन होता है, राइट। अब देखिए जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड दैम, the moisture from the engines condenses, we see trail of the condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। ये देखिए बेटा कि जो जेट प्लेन है जो स्काई में फ्लाई होते हैं वो अपने पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ जाते हैं, ठीक है। और जब वो वाइट ट्रेल क्या होती है, हमें कब तक दिखाई देती है, जब तक एयर जो है एयर की मूवमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं करती, ओके। क्योंकि वो जो इंजन से जो वाइट ट्रेल लिखा है वो कंडेंस होता जाता है, और कब तक दिखाई देगा हमें, जब तक जो एयर की मूवमेंट है वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, कि जो प्रेसिपिटेशन है जो अर्थ पे आता है लिक्विड फॉर्म में उसे हम रेन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, जो ग्राउंड वाटर है वो मेनली रेन वाटर से मिलता है। Plants help preserve water. When trees on hillsides are cut, rainwater flows down the bare mountains and can cause a flooding of low-lying area. On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall: the convectional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. देखिए जो precipitation है ये कब होता है, जब अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में जो है होता है, जिसे हम रेन बोलते हैं, कि देन इसमें हम बात करते हैं कि मेनली जो है ग्राउंड वाटर जो हमें कहाँ से मिलता है, रेन वाटर से मिलता है, ओके। प्लांट्स जो हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में, और अगर हम जो हिली एरिया है वहाँ पे अगर ट्रीज़ को कट करेंगे तो क्या होता है
कि रेन वाटर जो है एकदम से नीचे आता है और जिससे फ्लड भी आ सकता है लो लाइंग एरिया में। क्योंकि देखो क्यों आएगा, क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट्स होती है ना वो क्या करती हैं, वो एक एज अ बैरियर का काम करती हैं, ठीक है, पानी को रोक के रखती हैं। लेकिन अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो लो एरिया में फ्लड भी आ सकता है। और प्रेसिपिटेशन आपने देखा है कि दैट कम्स डाउन टू अर्थ, ये अर्थ पे लिक्विड फॉर्म में आता है जिसे हम रेन बोलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया गया है, ये आप देखिए कि ये है साइक्लोनिक रेनफॉल, देन साइक्लोनिक रेनफॉल, देन है रिलीफ रेनफॉल, देन है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। ओके, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको पता है हम सब के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, रेनफॉल बहुत ज़रूरी है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस। इफ़ rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, it is more flood take place. कि अगर रेनफॉल नहीं होगा तो पानी की कमी हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल हो जाता है तो फ्लड भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो रहा है। और अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि डू यू नो वाले जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको करने हैं। जो डायग्राम्स मैंने बोला था वो भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेस्ट ऑफ लक, चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। ओके, और ये एक्सरसाइज आप सब करेंगे, दिया हुआ होमवर्क भी आप करेंगे। ओके बेटा।